बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना आपकी खिदमत में हाज़िर है और हफ्ते भर की अहम ख़बरें और रिपोर्ट्स का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है, जिसमें स्वीडन में होने वाली अहम अपडेट्स और साथ ही पाकिस्तान में जो स्वीडिश एम्बेसी है उसकी बंदिश के हवाले से भी बात करेंगे और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये भी आप जान सकेंगे। आज 15 अप्रैल और हफ्ते का रोज़ है और आज यहाँ स्वीडन में बहुत ही खुशगवार मौसम है, इसलिए जी चाहा कि बाहर धूप में बैठ के ये व्लॉग बनाया जाए। आप बहुत ही प्यारी धूप है और टेम्परेचर इस वक्त तकरीबन 8-9 डिग्री है और कोई ठंडी हवा नहीं चल रही। गुज़श्ता हफ्ते मंगल को भी बड़ा प्यारा मौसम था, 15-16 डिग्री तक टेम्परेचर गया था, लेकिन इसके बाद फिर काफ़ी ठंड हो गई थी। तो आज लोग जो है वो वीकेंड खूब इंजॉय कर रहे हैं और मैंने भी कहा कि बाहर बैठ के धूप में मज़े से आपसे जो है वो बातचीत की जाए और स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश की जाए। इससे पहले कि हफ्ते भर की जो ख़बरें हैं और जो रिपोर्ट्स हैं आपकी खिदमत में पेश की जाएँ, चंद एक आपसे ज़रूर बातचीत करना चाहेंगे। बल्कि ख़बरों के हवाले से भी यह है कि स्वीडन की ख़बरें उस तरह से जो है वो हिजान खेज़ और तवज्जो हासिल करने वाली नहीं होती, जैसे पाकिस्तान की हर घंटे बाद एक नई ख़बर और ये हो रहा है वो हो रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़। यहाँ परसों जो इनका मेन ख़बरनामा टीवी का पहली हेडलाइन ये थी कि जो शॉपिंग बैग है इनकी कीमतों में कमी हो रही है। तो ये आप देख लें, यहाँ का एक अपना अंदाज़ है, इसलिए यहाँ ख़बरों में कई हफ्ते जो है वज़ीर-ए-आज़म की ख़बर नहीं आती और यहाँ के लोगों को महल चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के नाम का इल्म नहीं होगा। क्या ख्याल है आप लोग जो यहाँ स्वीडन रहते हैं, बताइए कि आप जानते हैं। तो बहरहाल ये तो एक थोड़ी गपशप का अंदाज़ था। एक दो अहम बातें करने के बाद मैं फिर स्वीडन की डायरी की जानब चलता हूँ। रमज़ानुल मुबारक के ये आखिरी हफ़्ता है। यहाँ स्टॉकहोम में नमाज ईद का ऐलान हो गया। मस्जिद आयशा में कल उन्होंने बताया कि जो 21 अप्रैल जुमे के रोज़ स्वीडन में ईद मनाई जाएगी और स्टॉकहोम का इलाका जो शिस्ता रैकेट हॉल है जिसमें पाकिस्तानियों की अक्सरियत ईद की नमाज़ अदा करती है, 8 बजे सुबह वहाँ नमाज ईद होगी। तो जुमा के रोज़ ईद होगी, तो इसलिए ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी व्लॉग है जो स्वीडन की डायरी के हवाले से है। तो इसमें आप लोगों को याद दहानी करानी है कि अगर आपने अभी तक अपना फितराना अदा नहीं किया तो ये 80 करोन फ़ी का सा, यानी घर के हर फ़र्द के लिए, बच्चे और बड़े के लिए, ये आपको देना चाहिए। और अगर आप जितनी जल्दी देंगे मुस्तहिकीन तक उतनी जल्दी पहुँचेगा। और स्वीडन में देने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप अखुवत को दें। बाकी भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ले रही हैं जिसे आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं चूँकि अखुवत की मेरे पास ज़िम्मेदारी है तो मैं आपको गुजारिश करूँगा कि अपना फितराना अखुवत को स्विच कर सकते हैं, बैंक जारों के ज़रिए भेज सकते हैं। जो ही आप भेजेंगे हम आगे मुस्तहिकीन तक पहुँचा देंगे। दूसरा ये कि कल 16 अप्रैल संडे को अखुवत के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो हैं वो ऑनलाइन होंगे ज़ूम पे। तो जितने लोग भी स्वीडन में रहते हैं बल्कि यूरोप में, वो उनसे बातचीत कर सकेंगे। मकसद उसका यह है कि आपस में गपशप की जाए, नेटवर्किंग की जाए। उसको वर्चुअल इफ्तार का नाम दिया गया है। आरिफ अली साहब जो यूके में होते हैं, जो अखुवत यूके के वहाँ पे सरबराह हैं और बड़े अच्छे राइटर हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो आप लोग जो है वो 6:30 से 7:30 जो है वो ये जूम का लिंक है, इसमें आप शरीक हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये भी बड़ा ज़रूरी है। और एक मरतबा फिर आप लोगों की याद दहानी के लिए कि ईद उल फितर के मौके पे अपने बच्चों को किताबों का तोहफ़ा दीजिए। किताबें जो है वो उनकी तालीम और तरबियत में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं और ये किताबें मेरी जो है वो उर्दू में, इंग्लिश में, स्वीडिश में यहाँ मौजूद हैं। अगर आप मंडे तक या ट्यूसडे तक अगर आप अपना ऑर्डर देंगे तो इंशाल्लाह इससे पहले आप तक पहुँच जाएंगी। तो बहुत शुक्रिया आपका। अब हम चलते हैं स्वीडन की डायरी की जानब। सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि स्वीडन में जो स्वीडन का जो सफारत खाना है पाकिस्तान में वो बंद है और ये बंद हुआ था जब स्वीडन में कुरानसूज़ी का अफसोसनाक वाक़यात हुए। उसके बाद फरवरी के पहले हफ्ते में ये बंद कर दिया गया और अभी तक बंद है। और इसका सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है उन लोगों को जिन्होंने स्वीडन विज़िट के लिए आना है, बिज़नेस के लिए। और सबसे ज़्यादा जो तलबा है, स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, उनको एडमिशन्स लेटर्स भी मिल गए, लेकिन जब तक एम्बेसी उनका इंटरव्यू नहीं करती, उनको वीज़ा नहीं मिलता, वो यहाँ पे नहीं आ सकते। इसके लिए कोशिश शुरू की गई और सबसे पहले मैंने अहबाब को, दोस्तों को ये सजेस्ट किया कि पाकिस्तानी हुकूमत वज़ारत ख़ारजा की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई जाए कि वो स्वीडिश अथॉरिटीज़ से बात करें, तब जाके शायद इस मसले में पेशरफ्त हो। तो सबसे
पहले मैंने 8 अप्रैल को जो है वो ये न्यूज़ भी लगवाई अखबार औसाफ में, और कॉलम भी लिखा जो काफ़ी पढ़ा गया, क्योंकि वो औसाफ के अदालती सफ़े पे आया तो पाकिस्तान के 10-11 शहरों से, लंदन से वो छपा। तो उसके बाद फिर बाकी दोस्त भी इस मुहिम में शुरू हो गए और कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह सूरत हाल नहीं हुई। कुछ अखबारी तलात हैं कि पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा है उन्होंने स्वीडिश एम्बेसडर से मुलाकात की है, और कोई शायद स्टूडेंट्स के लिए कोई सिलसिला हो रहा है। अब स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं कि वो करीबी हमसाया मुल्क ईरान या दुबई या किसी और मुल्क से जाएँ, लेकिन वहाँ भी एप्लीकेशंस नहीं ली जा रही और बहुत परेशान है। हर ब्लॉग पे वो लोग लिख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। सेक्रेटरी खारजा ने अगरचे मुलाकात की होगी स्वीडिश एम्बेसडर से, स्वीडिश एम्बेसी पे के वेब पेज पे इस वाले कोई बात नहीं है, और उस पर अभी तक यही लिखा है कि एम्बेसी क्लोज़ है, किसी किस्म की वो कॉरस्पॉन्डेंट्स नहीं कर रही, गैरी वालों के ज़रिए किसी ज़रिए से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहे। तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, उनका साल ज़ाया होने का ख़तरा है, और ज़ाहिर हम उनकी तशवीश को समझते हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान अपने जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो तो रहेंगे, लेकिन वज़ीर ख़ारजा होता बैरूनी ममालिक के मसाइल हल करने के लिए, तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म जब तक बात नहीं करेंगे, सेक्रेटरी खारजा का एक अपना लेवल है, वो अपने लेवल तक बात है, वज़ीर ख़ारजा का उससे ऊपर वाला लेवल और प्राइम मिनिस्टर का ऊपर वाला लेवल है। तो अगर ये नहीं कोशिश करेंगे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, तो हो सकता है कि फिर ये ऐसे ही मामला हो, और बहुत से लोगों का तालीमी साल ख़दशा है कि वो ज़ाया ना हो जाए। और बाकी लोग भी समर में बहुत से लोग अपने अजीज़ों को मिलने के लिए स्वीडन आते हैं, वो भी परेशान हैं, वो भी नहीं आ सकते, और बिज़नेसमैन भी। तो बहरहाल हुकूमत के अरबाब इख्तियार को इसमें थोड़ी सी तवज्जो ज़रूर करनी चाहिए। अब आते हैं जनाब हम स्वीडन की ख़बरों के बारे में। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पे स्वीडन की हुकूमत कोशिश कर रही है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम की जाएं, और उसके लिए ये है कि 2018 में ये फ़ैसला किया गया था कि इनमें वो ऐसी चीज़ें मिक्स की जाएं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड कम जो है वो खारिज हो। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि इस सिलसिले को तब्दील किया जाए, और उससे जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत कम हो सकती है, अगरचे इसमें माहौलियात वालों ने जो है वो अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। स्वीडन में आए रोज़ जो है वो फायरिंग के वाक़यात अफसोसनाक होते रहते हैं, जिसमें लोग जहाँ भाग होते हैं, और ये बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल है। मौजूदा हुकूमत जब आई थी मारज़ वजूद में, उन्होंने कहा था कि हम ये ठीक करेंगे, लेकिन अभी ठीक होता नज़र आ नहीं रहा। और जुमा की शब स्टॉकहोम का जो एक इलाका रुक्सवेद है, वहाँ पर एक 20 साला शख्स जो है वो फायरिंग से हलाक हुआ। इस तरह गुज़श्ता हफ्ते एस्कस्तूना में भी एक नौजवान की हलाकत हुई, और स्टॉकहोम के इलाके शहर होलमैन में भी। तो ये अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो स्वीडन के पुरअमन जो माहौल को और ये इसकी पिक्चर है उसको ख़राब कर दे। हम सबको इस पर तशवीश है, और हम तवक्को ज़ाहिर करते हैं कि हुकूमत इन चीज़ पे सीरियसली इक़दाम करेगी ताकि ये ख़त्म हो सके। एक 17 साला शख्स जो है वो जेल में था, सोदरथेली जेल में। उसने कहा जी कि मुझे दांत का दर्द है। उसको जब दांत के डॉक्टर की तरफ ले जाया गया तो आगे वहाँ उसके अपनी को गाड़ी खड़ी थी, और उन्होंने जनाब मुसल्ला लोगों ने जेल के अमले से उसको छुड़ा लिया और वो भाग गया। तो अब पुलिस उसको तलाश कर रही है। इसी तरह का वाक़या एक फरवरी में नॉर्थली जेल में भी हुआ था, वहाँ से भी एक शख्स जो है वो भाग निकला था। बहरहाल ये भागने के वाक़यात जो है वो ये यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं। स्वीडन में जो इस वक्त सियासी जमातों की सूरत हाल है, छोटी सियासी जमातें जो हैं उनकी मकबूलियत में काफ़ी कमी वाक़या हो रही है। और अभी जो ताज़ा तरीन सर्वे आया है उससे मैं आपको आगाह करता हूँ। सिलसिला यह है कि स्वीडन की पार्लियामेंट में किसी भी सियासी जमात की मौजूदगी के लिए उसको कुल जो वोट डाले गए होते हैं उसका 4% हासिल करना ज़रूरी है। यानी ये 4% तकरीबन 2.5 लाख वोट बनते हैं पूरे स्वीडन से। तो अगर किसी पार्टी की 4% से कम हो जाए मकबूलियत, तो वो पार्लियामेंट से बाहर निकल जाती है। तो इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद में जमात लिबरल पार्टी है उसकी मकबूलियत 3.5% है, तो यानी वो 4% से कम है। और बाकी 3 जमातें जो हैं वो इस वक्त एग्जैक्ट 4% पे खड़ी हैं, जिनमें सेंटर पार्टी है, इसके नए लीडर आए हैं, उनके आते ही पार्टी की मकबूलियत में कमी हुई है। फिर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पार्टी है क्रिश्चियन डेमोक्रेट, वो भी 4% पे है, और ग्रीन पार्टी, मिल्क पार्टी, वो भी 4% पे है। तो अगर इस वक्त इंतखाबात हों तो इनको खासा
जो है वो दचका लगे। लेकिन जो सोशल डेमोक्रेट है उसने अपनी मकबूलियत में बहुत इजाफा किया है। वो इस वक्त 37% के साथ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, मकबूलियत के एतबार से है। दूसरे नंबर पर मॉडरेट पार्टी है जो हुकूमत में, जिनके प्राइम मिनिस्टर हैं उल्फ क्रिस्टनसन, और तीसरे नंबर पे SD है। तो जो लेफ़्ट पार्टी है वो 8% के साथ जो है वो खड़ी है मकबूलियत की इस मैदान में। तो शायद स्वीडिश लोग ये सोच रहे हों कि अब बड़ी पार्टियों को मौका देनी चाहिए, छोटी पार्टियां जो हैं वो हुकूमत साजी में काफ़ी प्रॉब्लम पैदा करती हैं। मे बी ये भी एक सोच हो जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। आप लोगों के लिए एक बेहतर ख़बर जो स्वीडन में रहते हैं कि जो प्लास्टिक बैग प्लास्पोसे जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप दुकान से ख़रीदते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने 3 करोड़ टैक्स लगाया था। तो जिसकी वजह से वो प्लास्टिक बैग जो है वो 6-7 करोड़ का मिलता है। अब हुकूमत जो है वो कुछ जो सोच रही है कि उसका टैक्स ख़त्म कर दिया जाए, तो वो फिर वो 3 करोड़ आपको सस्ता मिल जाएगा। इसी तरह जो एक ट्रांसपेरेंट होता है छोटा प्लास्पो से जो हम फल और सब्जियों के लिए लेते हैं, जिसके 30 होरे आपको देना पड़ते हैं, तो वो भी शायद मुफ्त हो जाए। तो ये जो है वो प्लास्टिक बैग जो है इन पर टैक्स जो है वो कम किया जा रहा है, यानी ख़त्म किया जा रहा है। तो इससे इनकी कीमत जो तकरीबन निस्फ रह जाएगी। पिछले साल बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा थी और उसकी वजह से स्वीडन की हुकूमत ने सब्सिडी दी, लोगों को बहुत पैसे मिले। तो उसके बाद दूसरा स्टेप ये था कि नवंबर और दिसंबर में भी कीमतें ज़्यादा थी तो उनकी सब्सिडी भी दी जाए, और उसमें तकरीबन 50 लाख स्वीडन के जो घर हैं उनको ये रकम हुकूमत की जानिब से मिलेगी। लेकिन अभी वाज़ेह नहीं है। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश हैं, जो एनर्जी की मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि अभी इसमें चंद हफ्ते लगेंगे, इसके बाद फिर जो है वो आप लोगों को वो सब्सिडी ऑटोमेटिकली वो जैसे फॉरशेकरिंग कासे के ज़रिए, नेशनल इंश्योरेंस के ज़रिए आपके बैंक अकाउंट्स में आए थे वो आ जाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि समर से पहले ये रकम मिल जाएगी और इसको आप फिर समर के सेमेस्टर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ख्याल है? स्वीडन में खाने पीने की उसमें कुछ उनकी कीमतों की शरह है, उसमें कुछ थोड़ी कमी वाक़या होनी शुरू हो रही है। और यहाँ के बैंक्स, जो 3 बैंक हैं, SBAB, नोर्डिया और स्वीड बैंक, उन्होंने कहा जी कि इस मौसम बहार से या मौसम गर्मा के आगाज़ से इनकी कीमतों में कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो मॉडरेट पार्टी का यू टर्न यहाँ भी है, बाकी जगहों पे भी होता है। तो उन्होंने यू टर्न लिया था, उन्होंने कहा था जी कि हम आमुतेरिंग जो है वो ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ के फाइनेंशियल इंस्पेक्टर ने कहा जी कि ये तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी। अब उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि जिस चीज़ को देखेगी कि जिन्होंने मकानों के किराए के लिए कर्ज़ लिए हो गए उनके लिए आमुतेरिंग के लिए क्या तरीक़ाकार जो है वो वज़ा किया जाए। बावजूद इसके कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन शरह क्या कहते हैं अफरात ज़र की ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो अभी महंगाई की, बेरोज़गारी की शरह जो है वो कम हो रही है। और मार्च में तकरीबन ये 6.4% पे आई है। तो अभी आइंदा भी कोशिश है कि हुकूमत की ये कम और तवक्को है कि ये बेरोज़गारी की शरह कम होगी। तो इस वक्त स्वीडन में जो 16 से 65 साल के लोग जो काम कर सकते हैं वो तकरीबन 3,35,000 रजिस्टर्ड हैं बेरोज़गारी की हैसियत से हुकूमत के पास, जो दफ्तर रोज़गार है आर्बिस पर मिडली। इनमें वो लोग नहीं आते जो स्टडी कर रहे होते हैं या किसी न किसी तरीके से ले रहे हैं। जो मुकम्मल तौर पे बेरोज़गार हैं वो तकरीबन 6.4% हैं। और अफरात ज़र गुज़श्ता साल जो है वो इन दिनों 7% था, लेकिन अब तवक्को है कि ये कम हो जाएगा। उसके बाद ये भी ख़बर, जो लोग ट्रैवल करते हैं डेनमार्क और स्वीडन के, डेनमार्क की हुकूमत जो है वो बॉर्डर कंट्रोल को वो ख़त्म कर रही है स्वीडन के लिए। ये एक्चुअली यही था कि शेंगन बनाने का ये मकसद था कि शेंगन मुल्कों के दरमियान किसी किस्म का बॉर्डर कंट्रोल ना हो। लेकिन जब ये कोविड की सिचुएशन आई और फिर आपको पता उस ज़माने में कुछ महाजरीन भी है, तो ये इम्पोज़ किया गया था डेनमार्क और स्वीडन के दरमियान, लेकिन अब वो ख़त्म किया जा रहा है। स्वीडन अपनी तरफ वो चेकिंग करता है और जर्मनी और डेनमार्क के दरमियान भी जो है वो भी जो है वो कम हो रहा है। और इसके बाद जनाब स्वीडन के दिफा के हवाले से ख़बर यह है कि 1989 के बाद स्वीडन सबसे बड़ी फ़ौजी मशक़ें जो है वो कर रहा है। इसमें 26,000 फ़ौजी जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और इसमें 13 मुल्कों के फ़ौजी इनके साथ शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, UK और फिनलैंड। और ये शायद तैयारी भी हो नेटो में जाने की भी। और जो डिफेंस सेक्रेटरी है US के, वो भी काफ़ी मुद्दत के बाद स्वीडन का जो है वो दौरा कर रहे हैं। तो ये मशक़ें ज़्यादातर स्वीडन के
साउथ में हैं, जो लोग गोतलान में, स्कोने में और स्मोलान में रहते हैं, वो इन मशकों को वहाँ पे शायद देख भी सकेंगे इन समर में। तो इसके बाद जनाब आखिरी ख़बर ये कि इस हफ्ते में स्वीडन के कुछ इलाकों में, खुसूसन जनूब मगरबी इलाके जो हैं उनमें ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 2.1% थी। तो स्वीडन में ज़लज़ले आते हैं लेकिन बहुत हल्के आते हैं, कभी नुकसान की इतला नहीं आई। तकरीबन 2 रिक्टर स्केल पे उसकी वैल्यू होती है और तकरीबन 15 के करीब ज़लज़ले साल में स्वीडन में आ जाते हैं। स्टॉकहोम में भी 1-2 मरतबा हल्का सा जो है वो ज़लज़ला आया। तो बहरहाल ये काफ़ी तफसीली एडिशन था आज की इस स्वीडन की डायरी का। बताइएगा कि आपको ये सिलसिला कैसा लगता है, क्योंकि आप लोगों की जब राय मिलती है तो फिर मैं अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल के आप लोगों के लिए कुछ मेहनत करके ये सारी खबरें लेके आता हूँ। तो अगर आप लोग इसको अप्रिशिएट करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, तो फिर मेरी भी हौसला अफजाई रहेगी। और फिर एक मरतबा फिर के बहुत ही खुशगवार मौसम है, धूप निकली हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है। और आज के इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।